चलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा भाई, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आप लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। और अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना रिलेशन एंड फंक्शन। सो जितने ज्यादा इजी चैप्टर्स आप लोगों के मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट थे ना, उतना इजी नहीं रहेगा ये वाला चैप्टर। मतलब अगर आपने ढंग से चीज सुनी तो फिर तो आसान लगने लग जाएगा, बट स्टार्टिंग इजी नहीं लगती इस चैप्टर की। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना, उतना लाइटली मत लेना जितना लाइटली आप लोगों ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को लिया है। बाकी टेस्ट में पता लगेगा तुमने कितना उसको अच्छे से करा है। अब शुरू करते हैं, बस हो जाएंगे। ज्यादा अच्छा क्या है, हाँ बीटीएम से पहले मिल जाएगी 11th। सो गाइज, रिलेशन एंड फंक्शन योर चैप्टर नंबर 1 गाइज। अब से समझने की कोशिश करते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा है। जैसे कि मैं थोड़ा याद दिलाता हूं, अगर आप लोगों को 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन थोड़ा याद करना है तो वो आप लोगों को ऐसे बोलते थे कि अ रिलेशन, ध्यान करना भाई, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3 4 5 6 इज गिवन बाय, सुनना पहले थोड़ा याद तो करने की क्या पढ़ा हुआ हमने आज तक रिलेशन में। A relation R is defined on the set A is given by relation x comma y such that y is equals to x plus 1। सुनिए ध्यान से, और यूं भी लिख सकते हो उसके बाद x comma y belongs to set A। अब ये चीजें जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, कोई बच्चों को बड़ी भारी भरकम से लगती है टर्म्स की क्या लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। 11th क्लास में चीज पढ़ी है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसने कहा कि भैया कोई रिलेशन है जिसको मैंने आर नाम से बुलाया है, कोई रिलेशन है आर जो कि इस सेट पे डिफाइन है। सेट पे डिफाइन होने का मतलब होता है कि इस रिलेशन में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसी इसी सेट से आएंगी। 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 आप पुट ही नहीं कर सकते, 7 होना ही नहीं चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 6 तक के कोई नंबर हो सकते हैं। और रिलेशन को जो डिफाइन किया गया वो ऐसे करा गया कि इस रिलेशन में जो पेयर बनेंगे, अरे रिलेशन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है ना, सम x ऑन दिस साइड एंड सम y ऑन दिस साइड। यहां पर कुछ x की वैल्यूज और यहां पर कुछ y की वैल्यूज, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, और इस 1 का रिलेशन कुछ होगा, इस 2 का रिलेशन किसी से होगा, 3 का रिलेशन किसी से होगा। तो उसने बोला कि मेरे रिलेशन में जो भी x और y के पेयर हैं वो ऐसे हैं कि y की वैल्यू x से एक ज्यादा है, y की वैल्यू x से एक, मतलब कि इस रिलेशन में सिर्फ वही जोड़े आएंगे जिनमें y जो होगा वो x से एक फालतू होगा। देख लीजिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, मेरे इस रिलेशन में x और y के वही जोड़े आएंगे सूरज जिनमें y की जो वैल्यू होगी वो x से एक क्या होगी, फालतू होगी। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करूं और मैं सोचूं कि x 1 हो, x क्या हो बोलो 1, तो y कितना होगा, एक फालतू होगा, बिकॉज y तो x प्लस 1 होने वाला है। तो अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं, सोचिए x की वैल्यू को क्या रखता हूं 1, तो मुझे बताना y कितना मिलेगा। तो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 का, 4 का 5 से, और 5 का, क्यों सर, क्योंकि सर जब मैं x को 1 रखता हूं तो उसने खुद कहा है कि x और y वैसे जोड़े हैं जिनके अंदर जो y की वैल्यू है वो x से एक फालतू है, y की वैल्यू x से एक, तो मैंने बोला y कितना होगा सर 2 होगा। अगर 2 होगा तो कितना होगा, और x को 3 रखूंगा तो y 4 आएगा, 4 रखूंगा तो, और 5 रखूंगा तो, और 6 रखूंगा तो 7 आएगा y, लेकिन 7 तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसने बोला रिलेशन किस पे डिफाइन है, सेट ए पे। रिलेशन डिफाइन है सेट ए पे, तो 7 में ले ही नहीं सकता, तो लास्ट यही आएगा, बस लास्ट यही आएगा। मतलब कि इस रिलेशन में कौन कौन से जोड़े आते हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। सबसे पहली बात आपको समझ में आएगी नहीं आई, ये बच्चों रिलेशन है। ऐसे रिलेशन में कुछ भी बोल सकता है भाई, वो आपको बोल सकता है कि कोई रिलेशन डिफाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, कुछ भी बोल सकता है ऐसे करके। तो आप लोग बोलेंगे सर और x और y के पेयर है, बस ऐसे समझ लीजिए, कुछ भी डिफाइन कर देगा, कहेगा रिलेशन x और y है और वो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। इसका क्या मतलब बता दो, जैसे मैं x को 1 रखूंगा, x को 1 रखूंगा तो y कितना आएगा 4, x को 2 रखूंगा तो 7, 3 रखूंगा तो 10, कुछ ऐसे करके बनेगा नहीं बनेगा। मतलब सम x विल रिलेट टू द सम y अकॉर्डिंग टू सम रिलेशन, उसका रिलेशन अलग है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका रिलेशन अलग है, इसलिए कुछ आपके x कुछ y से बोलो क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। इसको तो पहले बात रिलेशन बोलते हैं, बस रिलेशन कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे रियल लाइफ में रिलेशन है भैया,
मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, वैसे ही इन नंबर्स के एक दूसरे से रिलेशन है और वो रिलेशन अकॉर्डिंगली डिफाइन होते हैं कि भाई ऐसे है। ये वाली बात यहां तक क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अभी तक तो हमने वही चीज बात करी है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। 12th का तो मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है। बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेशन हम कुछ x के कुछ y से बना देते हैं, ऐसे करके कुछ रिलेशन बना देते हैं। गेट माई पॉइंट और नॉट? अब नया क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो ये रिलेशंस होते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिलेशंस होते हैं इनके पास 3 खूबियां होती हैं। 3 खूबियां होती हैं। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी, फर्स्ट, पहली खूबी, रिफ्लेक्सिव। सुन लीजिएगा, मैंने यहां पर बोर्ड पे अभी कितने रिलेशन लिखे हुए हैं अक्षत? 2 रिलेशन, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन। कहते हैं इन रिलेशंस के पास ना 3 खूबियां होती हैं, आपको बस चेक करना होता है पहले एक्सरसाइज के अंदर कि वो खूबी इसके पास है कि नहीं। जैसे कि हम लोगों के पास कुछ खूबी हो सकती है ना, ऑनेस्टी होगी एक खूबी, है ना, इंटेलिजेंस एक खूबी होगी भाई। वैसे ही इन रिलेशंस के पास भी कुछ इनके हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर वो इनके पास हैं तो पहचानने, नहीं है तो पहचानने। वो 3 क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम क्या है बोलो? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। एक बच्चों क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्री या सिमेट्रिक बोल सकते हो। एक बच्चों क्या होता है? बस आपको मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, 1.1 एंड 1.2। 1.1 exercise is just about identifying whether the relation is reflexive, symmetric, transitive or not। मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लीजिए कि पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही पहचानना होता है कि जो रिलेशन आपने बनाया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। बस इतना ही पहचान करनी है। अगर इतनी पहचान करनी है, आगे समझ लीजिए पहली एक्सरसाइज खत्म होगी। बस ये कैसे पहचानेंगे कौन रिफ्लेक्सिव है कौन नहीं है, तो पहले आप समझिए पहले रिफ्लेक्सिव होता क्या है, सिमेट्रिक होता क्या है, ट्रांजिटिव होता क्या है। तो पहले तो आपको पहले समझ में आना चाहिए एक्सरसाइज में करने क्या जा रहे हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सो क्या कहा गया बोर्ड पे मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत के 15-20 मिनट बहुत क्रूशियल है इस टॉपिक के। अगर आपने शुरुआत के 15-20 मिनट अच्छे से सुन लिया तो फिर एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। और 15-20 मिनट अगर कंफ्यूजन में चले गए फिर ये लगेगा मुश्किल बहुत ज्यादा। चैप्टर 1 स्कूलों में इसीलिए शुरू नहीं कराते स्टार्टिंग में, कुछ ही टीचर्स कराते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 कहीं ना कहीं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से काफी ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली। अगर कंपैरिजन करें तो वैसे मुश्किल नहीं है, बट उनसे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली मुश्किल है। तो इसे ध्यान समझना। कहता है कि एक रिलेशन है आर, सुनना, एक रिलेशन आर है डिफाइंड ऑन सेट ए। इसका क्या मतलब है? इस रिलेशन आर में जो भी वैल्यूज आएंगी कहां से आएंगी? सेट ए से आएंगी। सेट ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी है। इसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? इफ इज रिफ्लेक्सिव इफ AA belongs to R for all A belongs to set A। समझिए भाई क्या है, ढंग से सुनिएगा तभी बात समझ आने वाली है। कहता है एक रिलेशन को हम कब रिफ्लेक्सिव कहते हैं? एक रिलेशन जो किसी सेट ए पे डिफाइन है। जैसे कि मुझे बताओ ये रिलेशन के लिए सेट ए कौन है, बताओ जरा। 1 2 3 4 5। ऐसे इस रिलेशन के लिए भी कुछ ना कुछ सेट होगा। तो जब भी कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होता है और आप रिलेशन तैयार कर लेते हैं तो वो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तो तब कहा जाएगा, ढंग से सुनना। कहता है इफ A, belongs to the relation, A belongs to the relation for every element A belongs to the set A। लैंग्वेज लग रही है भारी भरकम सी कि पता नहीं सर ने क्या बोल दिया। एक मिनट रुक जाओ। बच्चों जल्दी आओ, टॉपिक तो निकल गया तुम लोगों का। क्लास दोबारा जल्दी देख लो भाई, 1 मिनट की बात है। इधर ज्योति और भाई इधर नित्य। सिंपल सी चीज मैंने बोली है अभी तक। मैंने क्या बोला है? एक रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है। रिलेशन क्या? रिलेशन को मैंने आर बोला, वो इस सेट पे डिफाइन मतलब कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज ही इसमें ले सकते हैं। और रिलेशन ऐसा है कि उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी कि वाई जो होगा वो क्या होगा? x+1 होगा। 11th क्लास की चीज है, कुछ नया नहीं है। तो इस रिलेशन में कौन कौन आएगा? जब तुम x को 1 रखोगे तो y कितना आएगा? x+1, यानी क्या आएगा? 2 आएगा। x को 2 रखोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 रखोगे तो क्या आएगा? 4, 4 रखने में 5, 5 रखने में क्या? 6, 6 रखने में 7 आना चाहिए था, बट मैंने 7 नहीं रख सकता बच्चों, क्योंकि रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है और ए सेट में 7 की वैल्यू नहीं है भाई। समझते हो मेरी बात को, है ना? तो भैया मैं बोलूंगा सेट ए में 7 नहीं है, इससे 7 नहीं लेंगे। अक्षर क्लियर हो रही कि नहीं बात? तो मैंने बना दिया रिलेशन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहली एक्सरसाइज में सिर्फ ये पता लगाना होता है कि मेरे रिलेशन के पास ये 3 खूबियां हैं कि नहीं, ये 3 प्रॉपर्टी है कि नहीं उसके पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हो भी सकता है कि मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो या ना हो।
सिमेट्रिक हो या ना हो, ट्रांजिटिव हो या ना हो, बस मुझे पता करना है वो है कि नहीं। और उसको पता करने के लिए मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं। बस आपको पता लगाना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मैंने कहा अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए, एक कोरिलेशन जो किसी सेट पे डिफाइन है, इज सेट टू बी जतिन रिफ्लेक्सिव। उसको कब रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा? अब इसको उल्टा पढ़ते हैं। और फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है? मान लो इस सेट ए के अंदर ना ये 5 एलिमेंट है, ढंग से सुन लेना भाई, इस सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इन एलिमेंट्स को मैं किससे नाम दे रहा हूं? ए नाम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? बोलो, एलिमेंट को ए बोल रहा हूं। कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए, जितने भी ये ए एलिमेंट्स है ना जो इस सेट से आ रहे हैं, अगर उनका ए कोमा ए का पेयर रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ए कोमा ए का पेयर रिलेशन में है तो वो ए कोमा ए का पेयर, समझते हो? मतलब कि इस रिलेशन में पता है क्या क्या होना चाहिए? 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी। और अगर आपके रिलेशन में ऐसा है कि वो जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट के सभी एलिमेंट्स का ए कोमा ए का पेयर आपके रिलेशन में मौजूद दिख रहा है तो उसको रिफ्लेक्सिव कह दीजिए। बाकी चीज भूल जाइए। नहीं समझे? मुझे बताओ ये रिलेशन में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? इसके रिलेशन जो ये रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। अगर आपके रिलेशन में उन पांचों का ए कोमा ए का पेयर बिलोंग कर रहा है, पांचों का सबका होना चाहिए, बोलता है फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए जो कि इस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनका ए का पेयर रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। मतलब कि अगर पिछले वाले को रिफ्लेक्सिव कहना है तो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सर वो सेट पे डिफाइन था, मतलब जिस सेट पे डिफाइन था उसमें 1 2 3 4 5 था ना, इधर 1 1 है ना 2 2 है ना 3 3 है ना 4 4 है ना 5 5, सारे होने चाहिए थे। अच्छा कुछ बच्चे कहें सर इसमें अगर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, बट 5 5 ना हो तो वो भी रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव कहने के पीछे कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में सबका ए कोमा ए होना चाहिए। फॉर ऑल एलिमेंट्स ए विच इज बिलोंग टू द सेट ए। अब ए से अगर कंफ्यूजन लग रहा है ना आप लोगों को तो एक छोटी सी चीज मैं चेंज कर सकता हूं, एक्स कोमा एक्स कर लीजिए। लो भाई इजी कर लीजिए। कहता है फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जितने भी एलिमेंट्स एक्स जो हैं वो सेट ए के हैं, उनका एक्स एक्स का पेयर रिलेशन में होना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा सर? नहीं आ रहा तान्या? अगर रिलेशन में सारे एक्स एक्स वाले पेयर हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तभी उसको बोलो क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे बढ़ा जाए अक्षरा। सेकंड प्रॉपर्टी, कब उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा? सिमेट्रिक कहने के पीछे कंडीशन है कि इफ, सुन लीजिए, सिमेट्रिक कहने के पीछे कंडीशन है कि इफ एक्स कोमा वाई कोई बिलोंग कर रहा है, सो देन इट मस्ट इंप्लाई, देन इट मस्ट इंप्लाई y कोमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। सिमेट्री क्या होती है भाई? सिमेट्री होती है, इसमें शीशे में खड़ा हूं तो मेरे को मेरी सिमेट्री दिख रही है वहां पर, ये होती है सिमेट्री। तो कहते हैं कि अगर किसी को भी सिमेट्रिक कहना है ना, तो अगर उसमें कोई भी एक्स वाई का पेयर है, सुनना, अगर इसमें कोई भी कैसा पेयर है एक्स वाई का, तो उल्टा वाला पेयर वाई एक्स भी होना जरूरी है। तनिष्क यहां पर अगर एक्स वाई का पेयर है तो उसका रिवर्स वाई एक्स वाला पेयर भी होना, जैसे कि तुम इसके अंदर देखो, जरा ध्यान से देख के जाओ। 1 2 है इसमें, 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है इसमें, नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 3 है, 3 2 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। 3 4 है, 4 3 नहीं होगा सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन ये है कि अगर कोई भी एक्स वाई का पेयर इसमें है, एक्स और वाई का पेयर है, तो उसका उल्टा वाई एक्स भी होना जरूरी है, तभी उसको सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक। अच्छा कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर इसमें अगर ऐसा कर दें वो कि 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है, 2 1 लिख दें इसमें, 3 2 लिख दें इसमें, 4 3 भी लिख दें, 5 4 भी लिख दें और क्लोज कर दें, तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, 3 4 का उल्टा 4 3 है, 4 5 का है, 5 4 भी है, बट 5 6 के बदले 6 5 नहीं है। तो सर ये नहीं होगा सिमेट्रिक, क्योंकि उसने कहा कि अगर कोई भी एक्स वाई है तो उसका उल्टा वाई एक्स होना जरूरी है, मतलब कंप्लीटली ट्रू होने चाहिए ये। ऐसा नहीं कि 4 के लिए मिल गया, एक पेयर के लिए नहीं मिला। लेकिन एक और बड़ी जरूरी बात है जो बच्चे इसमें मिस इंटरप्रेट करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें ना 1 4 नहीं है। अरे यार 1 4 नहीं है तो 1 4 सोचना ही क्यों है? 1 4 का उल्टा भी नहीं देखना। उसने बोला कि अगर कोई एक्स वाई है तो उसका वाई एक्स होना जरूरी है। अब 1 4 नहीं है तो 4 1 मत ढूंढिए, 1 4 का रिलेशन ही नहीं है तो 4 1 मत ढूंढिए। वो कहता है इफ अगर कोई एक्स वाई है तो उसी का उल्टा वाई एक्स भी होना जरूरी है। अगर वो है सारे के सारे सभी एक्स वाई का उल्टा वाला वाई एक्स भी है तो वो क्या माना जाएगा? सिमेट्रिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा?
जल्दी से मुझे दोनों प्रॉपर्टीज बताइए एक बार, जरा समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा समझ लीजिए। किसी रिलेशन को जो कि किसी एक सेट ए पे डिफाइन है, आपको समझ में आ रहा है डिफाइन का मतलब क्या होता है, कि उसी सेट से ही सारी वैल्यूज देगा रिलेशन। तो जिस सेट पे वो डिफाइन है, उस रिलेशन को मैं कब रिफ्लेक्सिव कहूंगा, जब उस सेट के जितने भी एक्स एलिमेंट्स हैं उन सब का एक्स एक्स वाला पेयर रिलेशन में मौजूद होगा। अगर उसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं कि हम यहां 10-15 मिनट लगा देंगे प्रॉपर्टी समझने में, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर समझ में आएंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लीजिए भाई। समझ में आई दिव्य में यहाँ पर? दूसरी बात, सिमेट्रिक कब कहेंगे? हर यहां पर ध्यान दो, सिमेट्रिक कब कहेंगे? सिमेट्रिक सर तब कहेंगे जब उसमें कोई एक्स वाई का पेयर तो हो और साथ में उसका उल्टा पेयर भी मौजूद हो। एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, मतलब कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था। अभी मैं इसको खारिज करूंगा, मैं कहूंगा ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों नहीं है जरा बताओ, रिफ्लेक्सिव सब बच्चे बोलो क्यों नहीं है सर? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कोई भी एग्जांपल दे दो सर, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, इसी कारण से रिफ्लेक्सिव नहीं है सर। सिमेट्रिक क्यों नहीं है बताओ, सिमेट्रिक क्यों नहीं है तनिष्क? 1 2 है, 2 1 नहीं है सर, इसलिए सिमेट्रिक नहीं कह रहा सर, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिव की। आइए ट्रांजिटिव की बात करते हैं बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहते हैं? किसी को ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा? इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन इट मस्ट इंप्लाई एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। सुन लीजिएगा भाई, ये क्या मैटर है। कह रहा है रिलेशन में अगर कोई एक्स वाई है, एक्स वाई का रिलेशन है, एंड ऑल्सो वाई जेड भी है, एक्स का वाई से रिलेशन है और वाई का, बताऊंगा इसका मतलब क्या, एक्स का वाई से रिलेशन है और वाई का जेड से, तो एक्स जेड भी होना कंपलसरी है। अगर एक्स जेड है तो वो ट्रांजिटिव है, और एक्स जेड नहीं मिला तो ट्रांजिटिव। जैसे कि पिछले ही रिलेशन की तरफ चलते हैं, बार बार इसे समझते हैं। 1 2 है मतलब एक्स वाई है, फिर 2 का रिलेशन 3 से है, एक्स वाई है और वाई जेड है, एक्स वाई फिर वाई जेड, तो 1 3 होना चाहिए भाई ट्रांजिटिव होने के लिए। 1 3 इसमें है कहीं नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव की कंडीशन सुन लो, क्या आप सुन लो, ध्यान से सुन लो भाई। मैं आपको क्लियर कट बताता हूं एक बहुत सिंपल सी चीज। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी बस बात ये होती है, जिस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है ना सबका एक्स एक्स वाला पेयर होना चाहिए, बस। रिफ्लेक्सिव तो ऐसे चेक कर लिया करो, उसमें 5 एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट है, 6 के लिए सबके लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 सब कुछ होना चाहिए। सिमेट्रिक कब कहेंगे? सिमेट्रिक के लिए पहले चेक करा करो कि जो भी पेयर इसमें एक्स वाई का है उसका रिवर्स वाला पेयर वाई एक्स है या नहीं है। अगर सबके लिए उल्टे वाले पेयर भी हैं तो वो सिमेट्रिक है, और उल्टे वाले पेयर नहीं है तो वो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए पहले देखो कोई एक्स वाई है, फिर देखो क्या वाई से कोई रिलेशन में है, एक्स का वाई से रिलेशन और वाई का जेड से, फिर एक्स और जेड भी मिलना जरूरी है। अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना जरूरी है। तो आप इसको ट्रांजिटिव क्यों नहीं बोलोगे, ऐसे दिखाओगे, आप बोलोगे हेयर, ऐसे लिखना पड़ता है, हेयर 1 2 है, हेयर 1 2 है, ऑल्सो 2 3 है, 2 3 बिलोंग कर रिलेशन से, बट 1 3 नहीं कर रहा, इसलिए मैं सर इसको ट्रांजिटिव नहीं मान सकता। समझ आया रिद्धि? नहीं आया? ट्रांजिटिव पता है कहां से वर्ड उठाया गया है? ट्रांजिटिव वर्ड जो है ना, ये बेसिकली रिलेशन से, जैसे कि हम लोग अपनी फैमिली में ट्रांजिटिव वर्ड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक भाई हो गया दादा, उसका बेटा और उसका पोता होता है, ये ट्रांजिशन होता है। कैसा भैया ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे बोलते हैं भैया? अब जैसे कि कोई ग्रैंडफादर है, समझिएगा, या मान लो एक्स का बेटा कौन है? वाई है, और वाई का बेटा कौन है? जेड है, तो इन दोनों का रिलेशन है कि नहीं है सर? यही वाली बात है, इसी को ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का रिलेशन, तो एक्स का रिलेशन जेड से होगा सर कुछ ना कुछ, ठीक है? वही रिलेशन ढूंढना होता है बच्चों। तो बस यही 3 प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। और सुन लीजिए, अगर कोई रिलेशन के पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सो व्हेन अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक as well as transitive, it is said to be an equivalence relation। भैया ये तीनों चीजें होनी चाहिए तब बोलेंगे इक्विवेलेंस, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। मतलब आपके दिमाग में एक सवाल और चल रहा होगा, क्या सर ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो बट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ना हो? हो सकता है सर, एक ही प्रॉपर्टी है, दोनों ही है। ऐसा हो सकता है 2 प्रॉपर्टी हो, एक ना हो? यस सर बिल्कुल हो सकता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा?
कुछ भी हो सकता है, तीनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीनों नहीं भी हो सकती है, बट अगर तीनों हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबको प्रॉपर्टी समझ में आ गई सारी की सारी? अब मैं आपसे पूछूं रिलेशन तो आप बताओगे, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताना कि जो ये ऊपर रिलेशन दे रहा हूं ये क्या क्या है। चलिए चेक करिए। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3 is given by चलो बता दो। एक रिलेशन 3 वैल्यूज पे डिफाइन है सेट में 1 2 3। आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, ट्रांजिटिव है। एकदम देखते ही पता लगेगा रिफ्लेक्सिव तो सर है, लग रहा है। क्यों लग रहा है आप सबको रिफ्लेक्सिव है? अक्षत यहां पर ध्यान दो, बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बोलो रिफ्लेक्सिव है। अक्षत ध्यान नहीं दे रहा, कैसे है बताओ रिफ्लेक्सिव? नहीं है? यस, रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है 3 वैल्यूज पे 1 2 3, उन सबका एक्स एक्स का पेयर है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, और तो सर ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब मुझे बताओ देवदत्त, देवदत्त ये सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं है? क्यों नहीं है बताओ, कोई एग्जांपल बताओ इसके सिमेट्रिक नहीं है। अगर नहीं है तो कोई रीजन होगा ना कि भाई ये वाला पेयर है बट वो वाला पेयर नहीं है, एक्स वाई है बट वाई एक्स नहीं है। देखो जैसे 11th क्लास में एक बार हमने सेट के अंदर अगर 1 लिख दिया तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखते। वैसे रिलेशन में चीजें रिपीट नहीं होती है। 1 1 का मतलब 1 1 मौजूद है, वो एक बार का मतलब 2 बार। सिमेट्रिक है। देखिए क्यों है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 1 2 का उल्टा 2 1 होता है तो 2 3 का उल्टा 3 2 है तो सर हर एक एक्स वाई के लिए वाई एक्स है, हर एक एक्स वाई के लिए। अगर कोई एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो उसका वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है सर, तो ये सिमेट्रिक भी है। नहीं समझ में आया? तान्या को नहीं आया समझ में? पक्की बात है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताना जरा ट्रांजिटिव है कि नहीं। अच्छा एक बात मुझे बता, जो सिमेट्रिक तुम चेक कर रहे थे, किसी बच्चे ने 1 3 को चेक तो नहीं करा कि 1 3 का उल्टा नहीं है? 1 3 का उल्टा क्यों चेक करना है? जब 1 3 नहीं है तो उसका उल्टा भी चेक नहीं करेंगे? उसने बोला तो है प्रॉपर्टी में अगर एक्स वाई है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो उसको मस्ट इंप्लाई करना पड़ेगा कि वाई एक्स भी बिलोंग करे। अगर बिलोंग कर रहा है तो चेक करना है, 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 चेक करना है, अगर 1 3 बिलोंग ही नहीं कर रहा तो भी चेक नहीं करना भैया। तो मेरी बात समझ लीजिए, सर ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी, चलो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी, चलो मान लेते हैं आप कह रहे हैं ट्रांजिटिव। कितनों के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव है? कोई बच्चा क्लास में बोलना चाहेगा ट्रांजिटिव है सर? अच्छा नहीं है, कितनों के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव नहीं है सर? नहीं है, क्यों नहीं है, कौन रीजन देगा मुझे? आदर्श तो 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 भी तो है। बहुत अच्छे, हम बोलेंगे है यार, हम बोलेंगे सर 1 2 है, देखो जरा 1 2 है सर, 1 2 है, यस ऑल्सो ऑल्सो 2 3 है। भाई इसका एक्स का वाई से है और वाई का किसी जेड से है, तो एक्स का जेड से होना चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए। ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। तो मैंने कहा 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 ढूंढता हूं, 1 का 3 से कहीं नहीं है, बट 1 3 नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल भी, अभी लिखने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हमारा मेन मकसद है कि हम समझ जाएं टॉपिक क्या एक्चुअली। तो मेरे पास जो रिलेशन है बच्चों
वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं, मुझे कैसे चेक करना है, कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? मैं आपको इतना बता रहा हूं, हो सकता है पहली क्लास की थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन उसके बाद ये इजी भी बहुत लगता है। अगर समझ में आ जाता है ना, फिर लगता है कुछ भी नहीं है सारे टॉपिक में, कोई मुद्दा ही नहीं है। एक्चुअली बहुत इजी चीज है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। एंड उसके लिए स्टैंडर्ड रूल है, सर रिफ्लेक्सिव ऐसे कंडीशन पे कहेंगे जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स का एक्स एक्स का पेयर बिलोंग करेगा। सर सिमेट्रिक तब कहेंगे जब एक्स वाई है तो कोई वाई एक्स भी जरूर मिले, एक्स वाई है तो उसका उल्टा वाई एक्स भी मिले। और ट्रांजिटिव तब कहेंगे जब एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए, दोनों चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सबको क्या चेक करना है, जो सेट में एलिमेंट है वो मिलने चाहिए एक्स एक्स करके। सिमेट्रिक में इफ वाली कंडीशन पहले चेक करा करो, एक्स वाई है तो फिर वाई एक्स होना चाहिए। अच्छा, ट्रांजिटिव की इफ कंडीशन क्या है? इफ मतलब होता है पहले ये मिलना चाहिए, पहले ये मिलना चाहिए। तो इफ कंडीशन उसकी क्या है? एक्स वाई और वाई जेड ये मिलना चाहिए, तब चेक करना है एक्स जेड। अगर इफ वाला ही नहीं मिल रहा तो फिर तो सोचना ही नहीं है। समझो मेरी बात को? तो एक्स वाई का फिर वाई जेड से भी कोई होना चाहिए, मतलब एक्स का वाई से रिलेशन और वाई का किसी जेड से, तब जाके एक्स जेड को चेक करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तान्या नहीं आया वैसे, दोनों तान्या। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलो, वो भी तान्या ही है, ठीक है। नहीं तुम मुझे थोड़ी देर महंगा समझने लग जाओगे, सर देखते उधर है और बोलते इधर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। इधर देखो तो बता देना चाहिए। इधर साइंस ने भाई। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं, निकालिए अपनी एनसीईआरटी और एक पहला क्वेश्चन निकालते हैं। दो बुक है? नहीं है? 11 से 12 में आगे बुक वाला वही पंगा है। रिद्धि बुक लाई है? तीनों के पास एक ही बुक है बस? चलिए पहला क्वेश्चन कह रहे, आप ट्राई करोगे खुद से? हाँ, ये आपको ही करना है। कहता है कि एक रिलेशन है बच्चों, पीछे एक रिलेशन है जो कि सेट पे डिफाइन है। सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 तक आ रही है। क्या रिलेशन ऐसे डिफाइन है? पहले रिलेशन बना पाओगे आप लोग? रिलेशन बना पाओगे? अच्छा बताओ रिलेशन कैसे बनेगा? एक्स और वाई रिलेशन में होंगे और ऐसे होंगे कि 3x माइनस वाई 0y। इसको सिंपल कर लो, इसको सिंपल कर लो। y 3x आएगा, y क्या आएगा? मतलब क्या है सब बच्चे मुझे बताओ, अगर मेरा x एक है, अगर मेरा x जतिन x एक है तो y कितना होएगा? 3, क्योंकि सर y बराबर 3x है। x 2 है तो 3 है तो 4 है तो 5 है तो नहीं, क्यों नहीं होगा बताओ? x को 5 रखूंगा तो y 15 हो जाएगा और 15 सेट में है ही नहीं। उसने बोला है रिलेशन डिफाइन है सेट ए पे, तो सारी वैल्यू सेट ए से ही आएंगी। 15 नहीं है सेट ए में, तो मैं 5 तो रख सकता हूं, लेकिन 5 रखने के बाद जो 15 आएगा वो मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ ये बनेगा। अब रिद्धि बताएगी, रिद्धि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? क्यों नहीं है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? हेयर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1,1 नहीं है। अच्छा कुछ पूछेंगे सर 2,2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। आपको किसी को गलत प्रूव करना है ना, तो बस एक एग्जांपल दे दो कि सर इसकी वजह से मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। सो 1,1 नहीं है सर, 2,2 नहीं है सर, 3,3 नहीं है। सबके लिए मत लिखिए, इसी एक के लिए लिख दीजिए सर 1,1 नहीं है, 1,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, सो आर इज नॉट। बस ऐसे लिखने का तरीका होता है। चलिए पीछे हर्ष बता पाओगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक सोचो, सिमेट्रिक नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि 1,3 तो है, 3,1 नहीं है, 2,6 है। कोई भी एग्जांपल ले लो यार, जो आपका मन करे वही एग्जांपल ले लो ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हे यार 1,3 बिलोंग कर रहा है बट 3,1, सो आर इज नॉट। अरे यार नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। सिंपल चीज है यार, कुछ मुश्किल है ही नहीं। आपको सिंपल सी बात सोचनी थी, सेट के सारे एलिमेंट्स का अगर एक्स एक्स है
तो सर वो रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन उसका कोई भी एक्स नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सर। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1 3 है बस उल्टा नहीं है, 2 6 है बस उल्टा नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मेरे वाला आंसर लिखेंगे, आप पेपर में हो सकता है लिखने 2 6 तो है बट 6 2 नहीं है। लिखने का तरीका ये होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लविश डाउट लग रहा है कुछ? अच्छा, इसके बाद बात चेक कर। अब मुझे चलो मुझे बताएगी उर्वशी। उर्वशी ये ट्रांसटिव है कि नहीं? नहीं है, क्यों बताओ? वन थ्री है, पूरी बात समझ नहीं पा रहा मैं आपकी। वन थ्री है, 3 9 है, 1 9 नहीं है भाई, ऐसे होना चाहिए ना, ध्यान दो भाई। 1 3 है, ऑल्सो 3 9 भी है, एक्स का वाई से और वाई का जेड से, एक्स का वाई से और वाई का रिलेशन है, बट एक्स का जेड से नहीं मिला। 1 का 3 से है, 3 का 9 से है। ऐसे मत लीजिए कि 1 3 2 6, ये कौन सा पेयर बना? उसने बोला तो एक्स वाई तो देन वाई जेड, तो मैंने बोला 1 3 है, 3 9 है, बट सो हम बोलेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं बोलना, इक्विवेलेंस तो है ही नहीं, इक्विवेलेंस तो है ही नहीं, लेकिन ये तीनों भी नहीं। समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे आप लोग। हाँ बोलो, क्या चीज? इसी का मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नीचे नहीं, एग्जाम्पल उसके अलग बनेंगे ना। पढ़ो भाई पढ़ो इस क्वेश्चन को। चलिए गाइस, सो फिर से क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए। अरे बच्चों पीछे भाई, रिलेशन आर सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई 1 2 3 4 5 नहीं, भैया नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं है। तो चलो सुनो भाई, कह रहे मेरे रिलेशन में से वही पेयर आएंगे एक्स और वाई के जिनमें वाई की वैल्यू x प्लस 5 होगी, वाई की वैल्यू x प्लस, लेकिन कंडीशन लगा दी कि x की वैल्यू 4 से छोटी होगी। x की वैल्यू क्या होगी? जरा मुझे तुम बताओ ऐसे में रिलेशन क्या बनेगा? चलो सब बच्चे मुझे बताओ। नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो 4 से छोटा x बताओ क्या होता है? एक तो एक होता है। अच्छा x को 1 रखूंगा तो y कितना आएगा? 6। ऐसा समझ नहीं आ रहा। कुछ कहेंगे सर 6 कैसे लिख रहे हो सर? भैया उसने x पे रिस्ट्रिक्शन लगाई कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, y पे नहीं लगाई। और उसने बोला है कि मेरा रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर मैं यहां पर लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी। तो मैंने बोला x अगर 1 होगा तो y कितना आएगा? 6। x अगर 2 होगा तो, और 3 होगा तो, और मैं 4 रख ही नहीं सकता x को, क्योंकि उसने बोला है x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए? तो 4 से छोटे x बस क्या होते हैं? 1 2 और 3, 1 2 और, तो 1 2 3 रखते हुए y की वैल्यू ये वाली मिल गई। आयुष नहीं है बात समझ में? चलो अगर समझ में आ चुकी है तो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं है? क्यों नहीं है बोलो? तो हम क्या बोलेंगे? हेयर 1 1 नहीं है सर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो बोलो अगला। 1 6 है, बहुत अच्छे, बट 6 1 है, सो आर इज, अच्छा भाई अब कौन मुझे बताएगा ट्रांसटिव को लेके? चलो ट्रांसटिव लेके बताओ। अब आपको कुछ नया पता लगेगा जो अभी तक नहीं सुना क्लास के अंदर, कुछ नया ऐड होने वाला है। अब आप ये कहेंगे सर इस बार ना मेरे को एक्स वाई तो मिल रहा है बट वाई का किसी से रिलेशन ही नहीं है। 1 6 है बट 6 का किसी से रिलेशन नहीं है, 2 7 है बट 7 का किसी से नहीं है, 3 8 है बट 8 का किसी से नहीं है। मतलब मुझे एक्स वाई तो मिल रहा है, एक्स वाई तो मिल रहा है, बट मुझे वाई जेड मिल ही नहीं रहा।
उसने क्या कहा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, ध्यान से समझिए बच्चों, इसीलिए बोल रहा हूं ये चैप्टर ना आप लोगों को दिखेगा कि न्यूमेरिकल कम है, थ्योरी ज्यादा है, आपको सुनना बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, अब मेरी ज्यादा लगेगी, आपकी थोड़ी कम लगेगी, यहाँ पर बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है इस चैप्टर के अंदर, थ्योरी सुनते रहिए। उसने कहा था कि अगर ये दोनों मिल जाएं, अगर ये दोनों मिल जाए, मतलब एक्स वाई भी मिल जाए और फिर इसी वाई का किसी जेड से मिल जाए, तो आपको देखना है कि एक्स जेड का होना जरूरी है, तभी ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर ऐसी दो चीजें मिलने के बाद एक्स जेड नहीं मिला, एक्स जेड जितनी यहां पर ध्यान दो तभी तो आएगा समझ में, एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला और उसके बाद एक्स जेड भी मिल गया, तो क्या हो गया ट्रांजिटिव। एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, बट एक्स जेड नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन सुन लीजिए, अगर इसकी इफ कंडीशन ही नहीं मिली, इफ कंडीशन ही नहीं मिली, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको ट्रांजिटिव ना कहने के पीछे फिर आपके पास कोई रीजन नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे बोला था एक्स का बेटा वाई है और वाई का बेटा, सुनो तो, एक्स का बेटा वाई है, वाई का बेटा क्या है जेड, तो एक्स और जेड का रिलेशन हो गया। बट अभी सिर्फ एक्स का बेटा वाई है, वाई का बेटा भी वाई नहीं है, तो इसको तुम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। मतलब इसको आप ट्रांजिटिव खारिज नहीं कर सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है। मेरी बात समझ नहीं पा रहे आप लोग से। देखिए, आप किसी चीज को ना कहने के पीछे आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, तो वो रीजन क्या है, एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, बट एक्स जेड नहीं मिला, तो रीजन मिल गया सर कि सर ट्रांजिटिव नहीं होगा सर, एक्स वाई है, वाई जेड है, बट एक्स जेड। लेकिन अगर आपको वो रीजन ही नहीं मिला, इफ वाला कंडीशन ही नहीं मिला, तो वो बाय डिफॉल्ट रिलेशन क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। इसलिए सुन लीजिए, ट्रांजिटिव वाला केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस बन जाता है। आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांजिटिव वाले केस में, कि अगर आपको एक्स वाई मिला, जैसे इसमें मिला था 1 3 मिला था, फिर 3 का भी 9 से मिला था, हाँ इधर मिल गया एक्स वाई और वाई जेड, तो फिर एक्स जेड का मिलना कंपल्शन है भैया, एक्स जेड मिलना चाहिए, फिर 1 9 मिलना चाहिए था, नहीं मिला, हमने बोला ट्रांजिटिव नहीं है सर। धन्यवाद, समझ आ रही मैं कह रहा हूं, एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, तो एक्स जेड मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगा सर, और मिलेगा तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर वो इफ वाली कंडीशन नहीं मिली, कुछ बच्चे कहते सर कैसे नहीं मिली इफ वाली कंडीशन, यार 1 6 है, अब बताओ 6 करके कुछ है, नहीं है सर, तो मुझे इफ वाली कंडीशन ही नहीं मिल रही कि एक्स वाई तो है बट वाई जेड नहीं है, वाई जेड मिल ही नहीं रहा। दो चीजें तो मिलनी चाहिए थी मुझे, बट दो चीजें मुझे मिली ही नहीं, एक्स वाई मिला बट वाई जेड करके रिलेशन ही नहीं है इसके अंदर कोई सा, तो इसका मतलब सर मैं बोलूंगा इफ वाला कंडीशन ही होल्ड नहीं हो पा रहा, तो फिर इसको बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात याद कर लीजिए। ट्रांजिटिव ना कहने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो क्या, एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, बट एक्स जेड नहीं मिला, ना कहने के पीछे बस एक यही तरीका है, अदरवाइज वो हमेशा बोलो क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। लविश नहीं है बात समझ में, क्लियर है, पक्की बात है, नहीं है, चलो इसको और क्लियर करते हैं, एक काम करते हैं। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन तो है, चिंता मत करिए। हमारे पास अब एक और बड़ा बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग क्या करो, तीसरा चौथा भी स्किप करो, वो नेक्स्ट में बताऊंगा, पांचवें क्वेश्चन को निकाल लो, पांचवें क्वेश्चन को निकाल लो, बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिलेशन आर, सभी बच्चे बने रहना भाई, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, बच्चों बात नहीं करेंगे, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। चलिए आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं। सुन लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं भाई, प्लीज आप लोग बातें करना बंद करेंगे तो ही समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूं कि अभी जो अगले 10 मिनट चलने वाली है ना क्लास, ये 10 मिनट आपको ना और बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसफर का आइडिया देंगे। बस इस वाले पार्ट को समझ लेना जो मैं 5 पार्ट कराने वाला हूं। कहता है रिलेशन आर जो है ना, इस बार डिफाइन है ह्यूमंस पे, किस पे बोलो, मतलब कि जरूरी थोड़ा नंबर्स के बीच में रिलेशन हो, रिलेशन तो ह्यूमंस के बीच में होता है ना। तो कह रहा है रिलेशन आर जो है ना वो सेट ए पे डिफाइन है। तनिष्क किधर, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, एक टाउन में कुछ लोग रहते हैं, वो सभी इस सेट ए में आते हैं। और कह रहा है कि रिलेशन में सिर्फ वही एक्स और वाई रिलेट होंगे। एक्स और वाई कौन है, ह्यूमंस है, कौन है बोलो, वही दो लोग एक दूसरे से रिलेशन में आएंगे जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस होंगे, वर्क एट द सेम प्लेस होंगे। वही दो लोग एक दूसरे से रिलेशन में आएंगे जब वो दोनों एक ही जगह पे क्या करते होंगे, काम करते होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ढंग से समझना। क्या एक आदमी खुद से रिलेशन में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एक्स को मैं एक्स को लिख सकता हूं रिलेशन में, बिकॉज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब कि मैं लिखना चाहूं तो कि विकास और विकास जेएमएस में काम करते हैं। बिल्कुल सही लिख रहा हूं, लिख रहा, अरे भैया मैं अपने आप से तो रिलेशन में आ ही जाऊंगा, क्योंकि उसने क्या बोला, इसमें कौन से पेयर रिलेशन में आएंगे जो सेम जगह पे काम करते हैं। तो मैं अपने आप से तो रिलेशन में आ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद तो भैया इस जगह पे काम कर रहा हूं। तो विकास विकास रिलेशन में है, रिद्धि रिद्धि रिलेशन में है। दो नहीं है,
समझे नहीं? मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग ऐसे फिर 1 को 2 बार क्यों लिख देते हो? समझिए आप, अरे बच्चों प्लीज इधर 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 ध्यान दो। आप ये सोच के देखिए कि क्या मैं उसको x को x से रिलेट कर सकता हूं? यस कर सकता हूं, क्योंकि क्या इफ x बिलोंग्स टू r हियर, बच्चों देखो फिर बात करोगे टाइम कम पड़ जाएगा और ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा, और ये क्वेश्चन पूरा होना बहुत जरूरी है। हियर x बिलोंग्स टू r सिंस, क्यों बच्चों? क्योंकि x एंड x वर्क एट द, हम बोल सकते हैं कि x और x तो एक ही जगह पे काम करते हैं। अच्छा दूसरी चीज सुनो, अगर यहां पर लिख देते हैं सो r इज, भाई किस लिए बात हो रही है बोलने के बाद भी? अब तुम मुझे बताना, अगर इस रिलेशन में दो लोग मतलब हैं, x और y बिलोंग कर रहे हैं, मान लीजिए विकास और गौरव रिलेशन में है, अबे काम वाला रिलेशन है, ठीक है, विकास और गौरव है, ठीक है, क्यों रिलेशन में है बताओ विकास और गौरव? क्योंकि विकास एंड गौरव वर्क एट द सेम प्लेस, विकास एंड गौरव वर्क एट द, अरे भाई वर्क एट द सेम प्लेस वाला बात है, तो गौरव और विकास भी होगा कि नहीं होगा? अरे उल्टा होगा कि नहीं होगा? अगर x और y रिलेशन में है तो y और x भी रिलेशन में कहा जा सकता है, क्योंकि x और y कब आया वो रिलेशन में बताओ जरा? दैट इज x एंड y वर्क एट द, बच्चों देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। मैं बोलता हूं इट इंप्लाई, ये पक्का इंप्लाई करेगा कि उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी, क्योंकि y और x भी वर्क एट द, मुझे तुम बस इतना बताओ, अगर इस रिलेशन में कोई दो आदमी लिख दिए गए हैं x और y, तो मुझे बताओ उसका उल्टा लिखना गलत है क्या? उसने कब लिखा होगा इन दोनों को? जब वो दोनों क्या करते होंगे? सेम जगह पे काम करते होंगे। तो उसका उल्टा भी क्या मतलब होगा कि y और x भी सेम जगह पे काम करते हैं। अगर x और y वर्क एट द सेम प्लेस तो y एंड x आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, उल्टा लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद जरा बताना ट्रांसिटिव है कि नहीं, सोच समझ के। मैंने बोला ट्रांसिटिव है कि नहीं, सुनते चलिए, क्योंकि एक बार एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद देखो पांचों एग्जांपल कितनी तेजी से होंगे। इफ, पहले इफ कंडीशन होल्ड कराते हैं, मान लेते हैं इसमें कोई एक्स वाई दो लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा कब बिलोंग करते होंगे बताओ जरा? जब एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे तभी तो आया होगा। अच्छा बताओ जरा सब बच्चे, और मान लेते हैं ऑल्सो, ये भी मान लेते हैं कि वाई और जेड भी बिलोंग कर रहे हैं, मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और मान लेते हैं कि वाई और जेड का भी कोई पेयर इसमें है, मौजूद है, तो मतलब कब मौजूद होगा बताओ जरा? जब वाई और जेड, अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और वाई और जेड भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी, अरे एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, मैं और गौरव सर एक जगह पे काम कर रहे हैं, गौरव सर और अभिषेक सर एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो विकास सर और अभिषेक भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, है ना? तो क्या बोलेंगे? इट ऑल्सो इंप्लाइज, पक्का ये फिर इंप्लाई करेगा, अरे पक्का ये इंप्लाई करेगा कि एक्स जेड भी बिलोंग करेगा। क्लियर है कि नहीं? सिंस अगर एक्स और वाई की जगह पे काम कर रहे हैं और वाई और जेड भी एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी एक ही जगह पर काम करेंगे। सही समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ आर क्या होगा? अभी सुनते चलिए, अभी आप लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है। अगले जो 4 होने वाले हैं ना, वो आप इसी के जरिए सारा समझ जाएंगे। पहले बस मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इस बार रिलेशन में कौन लोग रिलेट हो रहे हैं? ह्यूमंस। और उसने बोला कौन से 2 ह्यूमन रिलेट होंगे इस रिलेशन में जो एक ही जगह पे काम कर रहे होंगे। तो क्या एक पर्सन अपने आप से रिलेशन में आ सकता है? आ सकता है सर, क्योंकि वो खुद तो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। अच्छा अगर एक्स वाई का कोई पेयर रिलेट कर रहा है तो उल्टा वाला भी पेयर रिलेट कर ही जाएगा। अगर एक्स वाई रिलेट कर रहा है रिलेशन में और वाई जेड से रिलेशन में है, तो एक्स और जेड भी यहां पर रिलेशन में होगा। पक्की बात है कि नहीं? अश्विनी नहीं आया समझ में? अच्छा इसका सेकंड पार्ट पढ़िए एक बार। सेकंड पार्ट क्या है? बच्चों बात नहीं करनी है, सेकंड पार्ट को देखना है, टाइम कम है और मुझे पूरा क्वेश्चन कराना जरूरी है। सेकंड पार्ट पढ़ो। रिलेशन में वो 2 लोग आएंगे जब वो सेम लोकेलिटी में रहते होंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? चलो मुझे बता दो सब बच्चे, अरे बच्चों एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मुझे बताओ क्या एक्स को मैं एक्स बिलोंग करेगा? यस सर, क्योंकि एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल कह सकते सर, तो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि सभी लोग अपने साथ तो रिलेशन में आ ही जाएंगे। अच्छा एक्स को मैं वाई बिलोंग कर रहा है, कब कर रहा होगा बिलोंग? जब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे। तो क्या वाई एक्स बिलोंग करेगा? करेगा सर, क्योंकि उल्टा ही बोल सकते हैं, एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे। नहीं आया समझ में? तान्या, नित्या, उसके बाद मुझे बताना अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, ध्यान सुनो, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई सेम जगह पे रहते हैं और वाई और जेड भी सेम जगह पे रहते हैं, तो बोलो एक्स और जेड भी सेम जगह पे रहते हैं कि नहीं रहते? इसका मतलब नहीं है समझ में? अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसका मतलब एक्स और वाई सेम जगह पे रह रहे हैं, वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है मान लो, इसका मतलब वाई और जेड भी सेम जगह पे रह रहे हैं। जब एक्स और वाई सेम जगह पे और वाई और जेड भी सेम जगह पे, तो एक्स और जेड भी सेम जगह पे, तो मतलब ट्रांसिटिव भी सर होगा। अब समझिए तीसरा वाला केस इसका क्या है?
बातें नहीं, बातें नहीं। x is related to y when x is exactly x, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मेरी बात सुन लीजिए, इसको हम सिर्फ वर्बली कर रहे हैं, कोई बच्चा भी हम इसको सॉल्यूशन वाइज नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा सब बच्चे, शोर नहीं करना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना लास्ट के 5 मिनट्स में। कह रहे हैं वही दो लोग रिलेशन में आएंगे जब पहला वाला जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अब आप बताओ, क्या कोई बंदा अपने आप से रिलेशन में आ पाएगा? क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूं? नहीं हो सकता। इस बार सर x और x रिलेशन में नहीं आएगा। उसने बोला है कि वही दो लोग रिलेशन में आ सकते हैं जब x की वैल्यू, जब ये x आदमी y से कितने बड़ा होगा? 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो मैंने कहा x को मैं x तो बिलोंग नहीं करेगा, हर आदमी अपने से रिलेशन में नहीं आ सकता, बिकॉज कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ नहीं आ रहा, लिखवा दूंगा मैं अगली क्लास में इसको, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा मुझे बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, अच्छा एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो क्या वाई एक्स बिलोंग करेगा? क्यों नहीं करेगा बताओ जरा? क्योंकि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई की वैल्यू एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ी। यार अगर मेरे से कोई 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब वो तभी रिलेशन में आया कि भैया वो मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो मैं उल्टा नहीं लिख सकता, क्योंकि एक्स वाई तब बिलोंग कर रहा है जब एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो वाई एक्स बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि भैया वाई 7 सेंटीमीटर छोटा है, बड़ा नहीं है। उसने क्या बोला? वही जोड़े बिलोंग करेंगे जिसमें जो पहले वाला एक्स है, पहले वाला जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है कि एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, तो फिर वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता एक्स से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उल्टा वाला पेयर इस बार बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा बोलो जल्दी से बोलो, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अच्छा वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा? बहुत अच्छे, किसने 14 सेंटीमीटर बोला? अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बिलोंग कर गया, एक्स वाई बिलोंग कर गया। सोचो क्यों बिलोंग कर गया एक्स वाई से, बच्चे बोलो। क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। सपोज करते हैं वाई जेड भी बिलोंग कर गया, कि वाई किसी और से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा? नहीं सर। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स तो जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। कितने सेंटीमीटर? और उसने बोला है कि तभी बिलोंग करेगा जब एक्स कितना बड़ा होगा? 7 सेंटीमीटर। अरे समझ नहीं आया सर, नहीं आया समझ में? मैंने बोला मान लो एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, मान लेता हूं ये दोनों रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, x का y से रिलेशन है, y का किसी जेड से, बट मैं बोलूंगा अब x का जेड से नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? भले ही x y से x जेड से बड़ा जरूर होगा, बट 7 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। और उसने कंडीशन डाली है कि रिलेशन तभी बनेगा, तनिष्क रिलेशन तभी बनेगा जब x की वैल्यू कितनी बड़ी होगी, या x आदमी कितना बड़ा होगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों करके, बट x जेड नहीं करेगा, बिकॉज x जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा है। समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? पक्का? लास्ट दो केसेस के जल्दी से जवाब दें, बड़े ही इंटरेस्टिंग और फनी केसेस हैं लास्ट वाले। कह रहे इस रिलेशन में वही दो लोग आएंगे जब x इज अ वाइफ ऑफ y होगा। चलो बोलो भाई, क्या x को मैं x बिलोंग करेगा? ओ भाई इसमें से वही दो लोग आएंगे रिलेशन में जब x y की क्या होगा? वाइफ। x इज अ वाइफ ऑफ y, x इज अ वाइफ ऑफ y। तो क्या x x की वाइफ हो सकता है? क्या कोई आदमी खुद की वाइफ हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं करेगा, x x नहीं करेगा, सिंस x इज नॉट अ वाइफ ऑफ x। कोई भी x आदमी अपनी वाइफ खुद की वाइफ नहीं हो सकता भाई। क्लियर है? दूसरी बात बड़ी जरूरी है, बताओ अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, बोलो भाई। अच्छा बताओ एक्स वाई कब बिलोंग करेगा? जब एक्स वाई की वाइफ होगा। तो क्या उल्टा हो सकता है? उल्टा हो सकता है। एक्स वाई की वाइफ है, क्या वाई फिर एक्स की वाइफ हो पाएगा? अरे अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, तो वाई तो हस्बैंड हो गया ना, तो मैं उल्टा नहीं बोल सकता। बच्चों बातें नहीं बोल रहे? क्या हुआ? क्या क्लास बच्चों शोर नहीं भाई। देखो ये पता है क्या क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कुछ ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी। मुझे बताओ, बाद में से लेना, सुनो। अक्षत एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, क्यों? एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई एक्स बिलोंग करेगा? वाई फिर एक्स की वाइफ नहीं हो सकता, एक्स वाई की वाइफ हो सकता है बट वाई एक्स की वाइफ
उल्टा नहीं होगा सर। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी लिख लेंगे इसको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये बताना, अब ये बताओ ट्रांसिटिव है कि नहीं, कौन बताएगा? एक्स, दिव्यम ने कहा ट्रांसिटिव है सर। एक्स वाई की वाइफ है, मान लो बिलोंग कर रहा है, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो क्या तुम, फिर वही बात, क्या तुम वाई जेड का पेयर, लक्ष्य इधर, क्या तुम वाई जेड का पेयर बिलोंग करा पाओगे? यार एक्स वाई की वाइफ है, क्या वाई किसी और की वाइफ हो सकता है? ये कैसा रिलेशन है? एक्स वाई की वाइफ है तो वाई तो आदमी हो गया, पहली बात किसी की वाइफ बन नहीं सकता। अब क्या हुआ बताओ जरा, इफ वाला कंडीशन ही नहीं होल्ड हो पाया। अरे बच्चों समझने पे ध्यान दो, आयुष बाद में डिस्कस करना, मैं तो खत्म नहीं हूं, छुट्टी नहीं करूंगा। मुझे बताओ x इज अ वाइफ ऑफ y है, तो क्या y किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं सर। इसलिए सर इसका इफ वाला कंडीशन ही होल्ड नहीं हो पा रहा, तो बाय डिफॉल्ट ही क्या बनेगा? ट्रांसिटिव बनेगा। क्या बनेगा? बहुत अच्छे। इसके बाद लास्ट मुझे जल्दी से बता दो, तो समझ में आ गया होगा। x और y तब रिलेट करेंगे व्हेन x इज द फादर ऑफ y। तो मुझे बताना क्या x बिलोंग करेगा? क्या x खुद का फादर हो सकता है? नहीं सर। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा सर, क्योंकि कोई खुद का फादर तो नहीं हो सकता, x से रिलेट नहीं हो सकता सर। दूसरी बात, अगर एक्स वाई का एक पेयर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है सर एक पेयर, तो कैसे? जब एक्स किसका फादर होगा? वाई का, तो क्या उल्टा हो सकता है? उल्टा नहीं हो सकता सर। अगर एक्स वाई का फादर है, एक्स वाई का फादर है, तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, फिर उल्टा भी नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिक भी। अच्छा ट्रांसिटिव बताओ, एक्स वाई का फादर है, वाई किसी जेड का फादर हो सकता है? हो सकता है भाई। एक्स वाई का फादर है, वाई किसी जेड का फादर है, एक्स वाई का फादर है और वाई किसी जेड का फादर है, तो एक्स जेड जो है ना बिलोंग नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि एक्स जेड का फादर नहीं, वो ग्रैंड फादर हुआ। कह रहे फादर तो फिर भी, अरे नहीं वो ग्रैंड फादर होता है, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे इस चीज का, भाई फादर नहीं वो ग्रैंड फादर है। अरे तो इसकी दोनों इफ कंडीशन होल्ड हुई, दोनों इफ कंडीशन होल्ड हुई, एक्स वाई का फादर, वाई जेड का फादर, बट एक्स जेड का फादर नहीं, बोलो क्या है? ग्रैंड फादर। इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग नहीं कर रहा, ट्रांसिटिव नहीं होगा सर। मेरी बात समझिए बच्चों, हमने थोड़ा सा ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आदर्श राजेश, थोड़ा सा हमने स्पीड में करा है, लेकिन भैया देखो मेरा बस क्या कहना है, मेन ये वाली बात तक समझ में आना बहुत जरूरी था, यहां तक का, वो तो थ्योरी है भैया। आपको बस ये ध्यान रख के जाना है कि जितने भी रिलेशंस हम लोग बनाते हैं, दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन हम बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं सर? उसके लिए वो हमें कुछ ना कुछ बताता है कि y किसके बराबर है सर, y किसके बराबर है। अब जो भी रिलेशन बनता है वो रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ट्रांसिटिव हो भी सकता है। और हाउ कुड यू आइडेंटिफाई कि वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव? हम क्या बोलेंगे, ये बस याद करके जाओ सब बच्चे, एक मिनट का रिकैप है। कैसे याद करके जाओगे? आप बोलोगे कोई भी रिलेशन जो किसी सेट ए पे डिफाइन है, वो कब रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा? जब उसके अंदर सभी एलिमेंट्स एक्स का, बोलो कौन सा पेयर बिलोंग करेगा? एक्स एक्स का पेयर। कौन सा पेयर? एक्स एक्स के सारे पेयर बिलोंग करेंगे, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब उसमें कोई एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, पहले एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी बिलोंग करता हो, वाई एक्स भी बिलोंग करता हो। और ट्रांसिटिव कब? जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा हो और वाई जेड बिलोंग कर रहा हो, तो एक्स जेड भी बिलोंग करता हो तो ट्रांसिटिव, और एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। आज की पहली क्लास थोड़ी सी हो सकती है मुश्किल लगेगी इसकी, बट नेक्स्ट क्लास के बाद तुम्हें पता लगेगा ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, बिकॉज हम इसके और ज्यादा क्वेश्चंस बना लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? आज इतने में रोकेंगे, परसों मिलेंगे बच्चों मैथ्स के लिए, अभी आप जा सकते हैं।